नमस्कार, मैं डॉक्टर नीना। आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और डेंगू अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया है, तो हमें अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। डेंगू की बात करते ही हमारे माइंड में सबसे पहले जाता है प्लेटलेट्स। इसके बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, इसको आज मैं क्लियर करना चाहूँगी, तो इसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें पैनिक नहीं होना है। पैनिक मीन्स मतलब घबराना नहीं है, लेकिन कब आपको अलर्ट होना है, सावधान होना है, ये सारा हम आपको डिटेल से बताएंगे। डेंगू जो होता है ये एक वायरल फीवर होता है। ये डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, ये 4 टाइप्स के होते हैं। और ये एक मॉस्किटो होता है, फीमेल मॉस्किटो होती है, उसके काटने से होता है, जिसे हम एडीज़ एजिप्टियाई या बहुत से लोग एडीज़ एजिप्टी भी कहते हैं। उसके काटने से ये हमारा इन्फेक्शन फैलता है। तो इसके कुछ टेस्ट भी होते हैं जिसको हम जानेंगे डिटेल से कि किस दिन पर क्या टेस्ट कराना चाहिए और किस टेस्ट से हमें पता चलेगा कि डेंगू का जो वायरल इन्फेक्शन है वो है कि नहीं है, या कभी पास्ट में भी हमें डेंगू हुआ है, उसके बारे में भी कुछ टेस्ट होते हैं, वो भी हम जानेंगे। और बहुत सारी कुछ जो डिटेल्स हैं टेस्ट के बारे में वो भी जानेंगे। तो इसको आप देखना, और क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पहचानेंगे कि डेंगू का फीवर है, क्योंकि वायरल फीवर तो बहुत सारे होते हैं। तो इसमें हम ये भी जानेंगे, ख़ास तौर से बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चे जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते ना, तो हम उनके बारे में भी जानेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि हाँ हमें अलर्ट होना है, कब हमको हॉस्पिटल जाना है, कब पैनिक नहीं होना है। और कुछ मैं आपको आयुर्वेदिक भी कुछ हर्बल जो है मेडिसिन्स बताऊंगी। वैसे तो डेंगू में किसी मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसकी कुछ साइकिल होती है, वो अपने आप ही एक बार प्लेटलेट्स बढ़ता है, फिर अपने आप ही रिकवर हो जाता है। लेकिन कुछ स्टेज में सीवियरिटी होती है, जब हमें अलर्ट होना है और हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जान का भी खतरा हो जाता है। तो ये सारा कुछ हम डिटेल से जानेंगे, और क्या क्या हमें सावधानी रखनी है, क्योंकि किसी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो छोटा सा मच्छर ही क्यों हो। तो हमें इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे, कुछ जो भी प्रिकॉशन करना है, कैसे करना है। तो चलिए हम जानते हैं डेंगू के बारे में। तो जो इसका जो होता है, इसको 3 स्टेज में बांटा गया है सीवियरिटी के हिसाब से। जो इसकी सीवियरिटी होती है कि कैसे इसको हम पैनिक ना हो, वो कुछ रिकवर हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये सीवियर हो जाता है जब हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो इसको हमने 3 स्टेज में बांटा हुआ है। तो पहला स्टेज क्या होता है? पहला स्टेज इसको हम क्लासिकल स्टेज कहते हैं। ये 3 से 5 दिन का होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट है, जैसे किसी भी इसको इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, डेंगू हुआ है, तो उसमें क्या होगा, उसको बहुत तेज़ हाई ग्रेड फीवर आएगा और सिर में दर्द होगा, खास तौर से आँखों के पीछे बहुत पेन होगा, है ना, और मांसपेशियों में दर्द होगा, हड्डियों में पेन होगा। इसको तो हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं। और कुछ जैसे कि खाने का दिल नहीं करना, है ना, कुछ स्वाद नहीं आना, भूख नहीं लगना, और कुछ रेड रैशेस भी होते हैं, जो कि ख़ास तौर से कि आपके गले और फेस या चेस्ट पर होते हैं। तो ये हो गया आपका क्लासिकल फर्स्ट स्टेज, है ना। और सेकंड स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है, हेमोरेजिक स्टेज, जिसको हम कहते हैं DHF, जिसमें क्या है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी फीवर आता है, और उसमें क्या होता है कि वॉमिटिंग होगी, खून की उल्टी भी हो सकती है, मसूड़ों से खून आएगा, नाक से खून आ सकता है, क्योंकि इसमें प्लेटलेट काउंट जो होता है वो 1 लाख या 1 लाख से नीचे भी आ सकता है। तो उसमें क्या होगा कि क्योंकि प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को जमाना। जैसे कभी कहीं कट लग जाता है
है ना, तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि जाल से कुदरत ने देखो कितना अच्छा हमारा सिस्टम बनाया हुआ है कि वो जाल बना लेता है अपने आप ही, कि उसको रोकता है कि हाँ वो खून शरीर से और ज़्यादा बाहर ना निकलने पाए। तो प्लेटलेट्स का ये काम होता है, जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो थर्ड स्टेज ये होती है जिसे हम DHF कहते हैं। थर्ड स्टेज होगी, ये सेकंड स्टेज होगी। थर्ड स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं DSS, डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें कि उसका बीपी बहुत कम हो जाएगा, जो उसकी पल्स जो यदि फील करके देखेंगे तो बहुत वीक होगी और फास्ट होगी, या बहुत स्लो भी हो सकती है। पेशेंट बेहोश हो सकता है ना, और उसको वो शॉक में भी जा सकता है ना। उसकी पानी की ऐसे समय में ना पेशेंट को पानी खूब कोशिश करेगी ना, इस समय तो बेहोश रहेगी, उससे पहले वाली स्टेज में आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाओ। आप नारियल पानी पिला सकते हो, आप दूध पिला सकते हो, है ना, जितना से जितना पानी पिए। इसके बारे में भी डिटेल से मैं बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है। तो इसमें क्या हो गया, इसके 3 स्टेज हो गए, है ना। तो इसमें क्या करना है कि यदि ऐसी सिचुएशन हो रही है, जो DSS स्टेज, जो थर्ड स्टेज शॉक सिंड्रोम वाली स्टेज हो रही है, इसमें क्या करना है कि पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना। एक इसमें खास बात और होती है कि पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर तो होता है, लेकिन यदि आप उसकी स्किन छुओगे, उसको टच करोगे तो बिल्कुल जैसे ठंडा सा महसूस होगा। ये तो सीवियरिटी की बिल्कुल खास निशानी होती है। तो पेशेंट को आप कोशिश करो कि तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ, क्योंकि पेशेंट शॉक में जा रहा है, बेहोश हो रहा है। तो उस समय क्या होगा कि वो IV फ्लूइड लगाएंगे, जिससे कि मैनेज हॉस्पिटल में ही हो सकता है। तो ये होगी सीवियरिटी के हिसाब से। वैसे तो इसमें इतने घबराने की बात नहीं, लेकिन ये अलर्ट होना भी ज़रूरी है कि कब आपको अलर्ट होना है और कब पैनिक नहीं होना है। छोटे बच्चों की बात करते हैं कि छोटे बच्चों में हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो छोटे हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो क्या करेंगे, वो चिड़चिड़ापन होगा, रोएगा, है, वॉमिटिंग करेगा, कुछ खाएगा नहीं, फीवर होगा। तो ऐसे समय में क्या करो आप कि तुरंत मैनेज करने के लिए आप स्पंजिंग कर सकते हो, है ना। उसके जैसे पानी में ठंडा ले लो और उसमें रुमाल है या कोई हल्के से कपड़े हैं, उसको ले करके उसके माथे पर, पूरी बॉडी पर हल्का सा पंखा चला करके कर सकते हो। उसकी नाक बहेगी, खांसी आएगी, इस तरह के सिम्टम्स होंगे। और इसमें क्या करना है कि बच्चों का मामला है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं। और इसमें क्या करना है कि एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन जैसे मेडिसिन जो होते हैं, बहुत से लोग फीवर हुआ या हेडेक हुआ तुरंत खा लेते हैं। तो इसमें खास तौर से ऐसी मेडिसिन की बिल्कुल मनाही है, क्योंकि आपका प्लेटलेट काउंट्स कम होता है। और एस्पिरिन वगैरह का काम क्या होता है, खून को पतला करना, तो आप और खून को पतला कर रहे हो। तो इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि क्या क्या लक्षण होंगे, डेंगू फीवर होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि हाई ग्रेड फीवर होगा, है ना, और मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, हड्डियों में फीवर होगा, रैशेस हो सकते हैं, है ना, ब्लीडिंग हो सकती है जैसे मसूड़ों से, नाक से, है ना, और वॉमिटिंग हो रही है तो उसमें उल्टी हो सकती है। तो इस सब बातों को ध्यान रखना। अब बात करेंगे कि क्या क्या जांच करानी है, क्या टेस्ट कराना है। इसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 3 से 5 दिन में NS1 टेस्ट होता है। NS1 टेस्ट होता है, तो यदि ये होता है कि 3 से 5 दिन तक ये पॉजिटिव आता है, लेकिन बाद के जो दिन होते हैं उसमें ये पॉजिटिव कम आता है। तो यदि आप 3 से 5 दिन के अंदर NS1 टेस्ट करा रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेंगू है, डेंगू का वायरल इन्फेक्शन है, ये कंफर्म नहीं होता है। इसके लिए एक सीरोलॉजी टेस्ट होता है। सीरोलॉजी टेस्ट में क्या होता है, उसमें IgG और IgM टेस्ट होता है। उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि डेंगू फीवर है कि नहीं है। उसमें क्या होता है कि जब हम टेस्ट होता है इसमें, तो जैसे कि IgM जो होता है, यदि वो आपका पॉजिटिव है और IgG ये निगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि डेंगू पॉजिटिव है। यदि IgM पॉजिटिव है और IgM भी पॉजिटिव है, तब भी हम मानेंगे कि हाँ ये डेंगू फीवर है। लेकिन
यदि IgM निगेटिव है और IgG पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है कि पास्ट में कभी आपको डेंगू हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो टेस्ट से पता चलती है। तो डेंगू फीवर में सिर्फ प्लेटलेट्स को ही नहीं हम टेस्ट कराते हैं, इसमें हम जो देखते हैं PCV भी देखते हैं। PCV जो होता है हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसकी परसेंटेज बताता है। परसेंटेज का मतलब वो थिक है कि पतला है। तो जो मेल में होता है वो 45% तक इसका माना जाता है और फीमेल में 40% तक माना जाता है। लेकिन यदि PCV जो होता है वो ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये बहुत ही खतरे की बात है, मतलब खतरे की घंटी है एक तरह से। इसको तुरंत ही, क्योंकि इसमें लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इसलिए पिलाया जाता है कि इसमें क्या हो रहा है, आपका खून गाढ़ा हो रहा है। खून गाढ़ा हो रहा है तो बहुत ही रिस्की होता है। इसलिए इसमें जब भी डेंगू फीवर हो इसमें आपने बुखार उतारने के लिए कोशिश करनी है। जैसे कि आप एलोपैथिक में है तो पैरासीटामोल ले सकते हो, गिलोय ले सकते हो। आप आयुर्वेद की बात करते हैं तो महासुदर्शन वटी ले सकते हो, है ना। तो इस तरह की मेडिसिन ले सकते हो। कोशिश करो कि आप डॉक्टर की सलाह से लो तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद क्या होता है कि जो जैसे मैंने बताया कि 3 से 5 दिन जो होता है वह फेब्राइल फेज़ होता है, इसके बाद क्रिटिकल फेज़ हो जाता है। तो ये 3 स्टेज के हिसाब से होता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और प्रिकॉशन की बात करते हैं तो प्रिकॉशन में आपको क्या करना है। बारिश शुरू हो गई है, जैसे आपके घर के बाहर है, टायर हैं, कुछ बॉटल के टुकड़े पड़े होते हैं या टायर पड़ा होता है या गार्डन है वहाँ पे भी आपके पानी इकट्ठा हो जाता है। या आप ये जो होता है ना, ये इसको मारना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये ना आँखों से देखा नहीं जा सकता और गर्म से गर्म भी उसमें ये जिंदा रहता है, तो इसलिए बहुत ख़तरनाक होता है। जैसे कि आपके घर के बाहर छोटा सा मेन होल है, उसमें छोटी सी जगह होती है, उसमें भी ये पैदा हो जाता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को आपने ध्यान रखना है। आपके कूलर है, आपकी टैंकी है या जो भी है उसका ढक्कन प्रॉपर बंद हो, हैं। आपके घर में जो फ्लावर पॉट्स हैं उसके पानी चेंज करते रहो। और यदि आप कोई बड़ी पानी की उसमें है आप चेंज नहीं कर सकते हो तो उसमें आप कुछ ऑयल डाल दो, मिट्टी का तेल डाल दो, पेट्रोल डाल दो, आप बोरिक एसिड डाल सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हो, जिससे कि क्योंकि जो होता है उसने अंडा दिया वो लार्वा में चेंज हुआ, लार्वा जो होता है एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो यदि आप उसके लार्वा में चेंज होने से पहले ही अंडे को आप मार दोगे तो इसके बाद वो पैदा ही नहीं होने पाएगा, बड़ा ही नहीं होने पाएगा। और बच्चों को ध्यान रखो कि आप जैसे कि सुबह या शाम को बाहर निकल रहे हैं पूरी बाजू के कपड़े पहन के निकले, है ना। कुछ आप उनको यदि अप्लाई कर सकते हो, कुछ आजकल बहुत सारी क्रीम्स आ गई हैं वो लगा सकते हो, उस प्रिकॉशन रखो। खुद भी आप पूरी बाजू के कपड़े पहनो, जैसे कि मच्छर ना काटे, मच्छरदानी लगाओ, आप गुड नाइट ऑल अलाउट वगैरह ऐसी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो, है ना। और आप जैसे कि कुछ स्प्रेज भी होते हैं, स्प्रे भी आप कर सकते हो घर में, है ना। तो सफाई का ध्यान रखो कि कहीं पर भी पानी में ये इकट्ठा ना होने पाए। वैसे तो इसकी कोई अभी तक वैक्सीन जो है वो ओके नहीं हो पाई है, लेकिन मैक्सिको में डेंगवैक्सिया ने एक CYD-TDV करके एक वैक्सीन निकाली थी, जो क्या कहते हैं उसमें फिलीपींस में स्कूल में इसको किया गया था। कुछ घटना घट गई थी तो इसके ऊपर रोक लगा दिया गया था। लेकिन ये उसमें सक्सेस है जिसको एक बार डेंगू हो चुका है तो उसको उसमें ये ठीक रहता है। लेकिन वैसे आप फ्रेश उसमें पर्सन में नहीं लगा सकते हो। तो इसलिए अभी हमें क्या करना है कि प्रिकॉशन ही ज़्यादा ध्यान रखना है अपना। जैसे बताया सफाई पे पानी ना जमने पाए, आप स्प्रे करो और मच्छरदानी लगाओ, पूरे बाजू के कपड़े पहनो, है ना। उसमें पानी में आप मिट्टी के तेल वगैरह डाल करके इस तरह से आप आजकल सभी लोग अलर्ट हैं। ध्यान रखना क्योंकि थोड़ी सी भी असावधानी से ना सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक बार मच्छर ने काटा, और एक बार ये बात ध्यान रखना है यदि किसी को घर में डेंगू है, किसी पर्सन को, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये फैलता है, किसी को डेंगू हुआ है, डेंगू का इन्फेक्शन है तो उसको आप सेपरेट रखो मच्छरदानी, क्योंकि उसको मच्छर काटेगा, उसको मच्छर ने काटा जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, फिर वो हेल्दी पर्सन को काटेगा
तो उसके जो जब उसने इन्फेक्टेड पर्सन को काटा तो उसकी मिड गट में जा कर के, जो मच्छर है उसके मिड गट के में जा कर के रेप्लिकेट करता है, फिर स्लाइवा में आया, इसने हेल्दी पर्सन को काटा और वो इन्फेक्शन हेल्दी पर्सन को हो गया। तो इसलिए ये भी बात का ध्यान रखना है, और जब सीवियरिटी हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाना है। मैं आपको एक आयुर्वेदिक फार्मूला भी बताना चाहूँगी जिससे कि प्लेटलेट्स काउंट बढ़ने में इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो आप जूस फॉर्म में सारा मार्केट में मिल जाता है। तो आप एलोवेरा 20 ml, आंवला 20 ml, गिलोय का जूस मिल जाता है वो 20 ml, वीट ग्रास आप ले लो 20 ml, है ना। और तुलसी की पत्तियाँ आप 7 से 10 पत्तियाँ वो ले सकते हो, नीम की पत्तियाँ 5 पत्तियाँ, आप करी पत्ता ले सकते हो 7 से 8 पत्तियाँ, और आप इसमें पपीते का पत्ता, इन सब पत्तों को आप कूट करके और उसका रस निकाल लो कपड़े से, और इस सबको मिक्स करके एम्प्टी स्टमक सुबह और शाम को लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अलर्ट रहिए। और हर वीडियो में मैं सोचती हूँ कि मैं बताना चाहूँगी कि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, सेहत से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना आप लोग, क्योंकि मैंने 2 स्लोगन भी बनाए हैं इसका। एक तो है कि आप जैसे मेरे पास आती हैं पेशेंट्स, आती हैं लेडीज़ आती हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखो 1 सूट कम बनाओ लेकिन सेहत से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। और दूसरा है कि हेल्दी पर्सन कौन कहलाता है? हेल्दी पर्सन वही कहलाता है जो कि जिसका आप फिज़िकली मेंटली आप जब तक स्वस्थ नहीं रहोगे तब तक आप हेल्दी पर्सन नहीं कहलाओगे, या सोशली या स्पिरिचुअली, मतलब सामाजिक और धार्मिक, मतलब आपको मेंटली, फिज़िकली और सामाजिक और धार्मिक, जब आप चारों तरफ से आप हेल्दी होगे तब आप एक हेल्दी पर्सन कहलाओगे। तो धर्म से मतलब मेरा ये है, इसमें भी मैंने एक स्लोगन बनाया हुआ है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है कि बड़ों की इज्जत करो और छोटों से प्यार करो। जब आप इसको करोगे, प्राणायाम करोगे, हेल्दी डाइट लोगे, तो आपको कोई भी बीमारी छुएगी नहीं, आप मेंटली फ्रेश रहोगे, मेंटली आप सूदिंग रहेगा, और कहीं भी जाओगे आपको जैसा आप लोगों को दोगे, प्यार दोगे, आपको ज़रूर प्यार मिलेगा। इससे आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, खुद में अच्छा लगेगा, परिवार में अच्छा लगेगा, मोहल्ले में अच्छा लगेगा, जहाँ भी जाओगे आपको समाज में अच्छा लगेगा। तो खुश रहिए, हेल्दी रहिए, ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए। जय हिंद।